Hello everyone, welcome to the daily newspaper analysis for UPSC एग्ज़ाम। आज है 9 तारीख और आज के हम न्यूज़पेपर में जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल है या फिर आर्टिकल आए हुए हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी के लिए, इनफैक्ट मेंस और प्री दोनों के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, एनडीए के लिए, सीएपीएफ के लिए, सीएपीएफ में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ऐसे में काम आएगा। और हाँ, एसएससी में जो जितने भी वन लाइनर सवाल आते हैं या फिर कंट्री करेंसी जो न्यूज़ में होती है उसको हम यहाँ पे फैक्चुअल इन्फो डेटा के हिसाब से हम बता दिया करेंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है और हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं या फिर अवेयर रहना चाहते हैं, अपनी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। जो आज की पहली खबर है वो है राज्यसभा पास क्लियर्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। राज्यसभा ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। तो अब हम इसमें जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल होता क्या है, आखिर ये आया कब था, इसमें अमेंडमेंट क्यों हो रहे हैं। तो हम देखते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आया था 1972 में, इस बिहाफ पे कि जितने भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है जिनको प्रोटेक्शन की और मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उनको बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और ये पहला एक्ट है जो दुनिया में पहली बार शायद कहीं हुआ होगा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला है, यानी कि ये संवैधानिक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला हुआ है और जो कि संवैधानिक है, यानी कि संविधान भी कहता है हमारा कि इसको जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो भी है, उसको हमें बचा के रखना चाहिए। और जो आसपास के 5 किलोमीटर, यानी कि ये चाहे नेशनल पार्क हो या फिर कोई सेंचुरी हो, इसके आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी इनको हैबिटेट, जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको रहने के लिए हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए, यानी कि इनमें कोई भी एक्टिविटीज़ ना हो, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या फिर कोई प्रोग्राम या फिर कोई ऐसी चीज़ न लागू की जाए जिससे इन वाइल्ड लाइफ को खतरा हो। इसको जो अमेंडमेंट हुआ, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका अमेंडमेंट 2022 में फिर से हुआ है, राज्यसभा ने पास कर दिया है। मानसून सेशन में 2 अगस्त को लोकसभा ने, लोअर हाउस ने पास कर दिया था। अब ये कल जाके राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। तो जो अमेंडमेंट हुए हैं जो पहला अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1982 में, फिर दूसरा अमेंडमेंट हुआ था 1986 में, फिर तीसरा अमेंडमेंट हुआ 1991 में, फिर चौथा अमेंडमेंट हुआ 1993 में। अब जो ये वाला अमेंडमेंट है, ये है 2022 का 5वां वाला अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट में भी ये कहा गया है कि इसमें 2 प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें दिया गया है strengthen the protection of wildlife endangered species, यानी कि जो भी endangered species हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरा है enhanced punishment for illegal, यहाँ पे लिख देता हूँ, illegal ट्रेड, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ में इलीगल जो ट्रेड होते हैं, जैसे आइवरी का, यानी कि हाथी के जो दांत होते हैं, उसका इलीगल फ़ायदा बहुत उठाया जाता है। इसका मेडिसिनल यूज़ भी है, कॉमर्शियल यूज़ है, पर जो ब्लैक
जो भी तस्कर होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको हाथी को मार देते हैं और फिर दांत निकाल के चले जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए हैं और भी स्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। तो अपोजिशन ने बहुत सारे सवाल उठाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप प्राइवेट जो भी है, जो भी फॉरेस्ट है उसको प्राइवेट इंडिविजुअल को दे दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इनका जो हैबिटेट है वो खतरे में आ जा रहा है, क्योंकि आसपास के जितने भी एरियाज हैं इसमें रिसोर्सेज हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का हम रीजन देख लें, छत्तीसगढ़ के रीजन में जंगल को ही किसी एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है कि आप इस यहाँ से कोयला निकाल लीजिए। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी पार्क होंगे या फिर जो भी हैबिटेट होंगे, जंगल में रहने वाले वाइल्ड लाइफ होंगे, उनको खतरा पहुंचेगा। तो इस पे सवाल उठाए हैं अपोजिशन ने, पर ये बिल पास हो गया है फर्दर एनालिसिस के साथ कि इसको और स्ट्रेंथन किया जाए, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा दिया जाए, पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाए जो पहला फीमेल वुमेन प्रेसिडेंट मिल गया है। ठीक, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है कि साउथ कोरियन सेट टू टर्न यंगर। साउथ कोरिया फिर से यंग होने जा रहा है। ओल्ड वे ऑफ काउंटिंग एज स्क्रैप्ड। सरकार ने वहाँ की ये शुरू किया है कि जो हम पहले जो पुराना मेथड हुआ करता था जिससे हम एज काउंटिंग करते थे, एज काउंट करते थे, वो हम स्क्रैप कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक साल पहले डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती थी। जैसे कि हम माने कि आज है 9 दिसंबर 2022, अगर आज के दिन कोई लड़का पैदा हुआ तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी 9 दिसंबर 2021, जिसके कारण ओल्ड एज पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, पर ये अब हो जाएगा 9 दिसंबर 2023। ठीक है, तो जो काउंटिंग एज है वो साउथ कोरिया ने स्क्रैप कर दिया है। ठीक है, और एक चीज़, जो फर्टिलिटी रेट वो साउथ कोरिया की बहुत ही लो है। साउथ कोरिया की लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड, लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड। अगर कोई पूछे कि सबसे कम फर्टिलिटी रेट कहाँ की है तो वो है साउथ कोरिया। फर्टिलिटी रेट यानी कि कितने लड़के वहाँ पैदा हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही है जिसकी वजह से ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, हम अगली खबर पे चलते हैं। हाँ, तो अगली खबर ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा जब इलेक्शंस आते हैं। फिलहाल में अभी कल रिजल्ट्स आए इलेक्शंस के गुजरात में, और गुजरात में अपनी जो सरकार थी वो बीजेपी ने कायम रखी है, और जबकि हिमाचल प्रदेश में चेंज हो गई है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत ली है। तो इसका संबंध इस इलेक्शन से क्या है और इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसका कॉन्सेप्ट आया था कि पार्टियों को चंदा देने का, जो पार्टियां थी उनको चंदा देने का। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये एक ऐसा पैसा है जिससे पार्टी जो कोई चलती है उसको जो चलती है वो पैसा दिया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड से। जैसे हमारा SBI है और ये कोई आदमी है, ठीक है, और ये पार्टी का कोई कार्यालय है। ठीक है, तो ये आदमी अगर इस पार्टी को पैसे देने हैं तो यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले यहाँ जाएगा और कहेगा कि मुझे फलाना पार्टी को, KB पार्टी को मुझे क्या करना है, चंदा देना है। तो ये कहे कि ठीक है आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए। तो इसने कहा कि मुझे 2 करोड़ रुपए देने हैं, यानी कि इसको 2 करोड़ रुपए देने हैं। ठीक है, तो 2 करोड़ रुपए देने के, तो ये एक पर्चे पे 2 करोड़ रुपए इससे ले लेगी, आदमी से बैंक ले लेगा पैसा, और 2 करोड़ का एक बॉन्ड यानी कि पेपर लिख के दे देगा, और ये पेपर ये आदमी ले जाके यहाँ पे सबमिट कर देगा। ठीक है, तो ये पार्टी के आदमी फिर जाएंगे बैंक में इस पर्चे के साथ और ये 2 करोड़ का इसको दिखा देंगे।
तो ये जो 2 करोड़ है ये एसबीआई इसको दे देगी। तो इस तरह से फंडिंग होती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, ये जो बॉन्ड है इसी को बोला जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, कि यानी कि आप चंदा दे रहे हैं, ध्यान रहे इसमें जो ये आइडेंटिटी है इस इंसान की ये रिवील नहीं होती है, ये रिवील नहीं होती है, यानी ये डिस्क्लोज इसको बताया नहीं जाता है। और ये आरटीआई के अंदर भी नहीं आता है, आरटीआई के अंदर भी नहीं आता है। हाँ, आरटीआई के अंदर आता क्या है कि एसबीआई ने, यानी कि इस पार्टी को कितने पैसे मिले वो आएगा, लेकिन पैसे किसने दिए ये आरटीआई के अंदर नहीं आएगा। तो हम इसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ कि इस बार जो सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, पर हाँ इस बार जो 676 करोड़ रुपए जो पार्टीज हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, उनको 676 करोड़ रुपए चंदे मिले हैं। और ये है 23वां फेज, यानी कि 23rd फेज, यानी कि ये 23वां बार ऐसे नीलामी टाइप की होती है, यानी कि डेट खुल जाती है कि हाँ आप 10 अक्टूबर से और फिर 25 अक्टूबर तक के बीच में आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकते हैं और पार्टी को चंदा दे सकते हैं। तो ये जो ऐसा हुआ था ये 23वीं बार हुआ था। ठीक है, 22वीं बार में क्या हुआ था, 22वीं बार में क्या हुआ था, 22वीं बार में 545 करोड़ रुपए जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो खरीदे गए थे। और ये एनोनिमस होते हैं, मतलब कि किसी को पता नहीं है किसने पैसे दिए। ठीक है, तो पहली चीज। और ये पार्टी जो है, मान लीजिए कि ये कोई भी पार्टी ऐसे बना के तो पैसे वाइट कर सकता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। इसका भी एक क्राइटेरिया है कि कौन सी पार्टी चंदा ले सकती है। तो जो पार्टी 1% से ज़्यादा वोट हासिल करती है पिछले लोकसभा इलेक्शन में या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन में जो भी हासिल करती है वोट, वो पार्टी चंदा ले सकती है। ठीक है, आज के डेट में 25 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं हमारे देश में जो चंदा ले सकती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। और हाँ, जो ये पूरा प्रोसेस है, ये 15 दिनों का होता है, यानी कि सिर्फ इसकी वैलिडिटी जो होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी जो होती है वो सिर्फ 15 दिन की होती है। ठीक है, और जो एसबीआई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस रूप में कितने कितने के अवेलेबल है, यानी 1000 के अवेलेबल है, 10,000 के अवेलेबल है, 1 लाख के अवेलेबल है, 10 लाख के अवेलेबल है और 1 करोड़ के अवेलेबल है। ठीक है, तो यानी किसी को 2 करोड़ रुपए देना है किसी पार्टी को, तो वो 1-1 करोड़ के 2 बॉन्ड खरीदेगा, तब 2 करोड़ हो जाएंगे उसके। तो ये होता है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये डिसाइड हुआ है, आरपीए एक्ट के तहत 1951 के तहत ये डिसाइड हुआ है कौन सी पार्टी चंदा ले सकती है। तो ये रहा। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है नेशनल पार्टी, वो भी इलेक्शन से ही रिलेटेड है। तो हम देखेंगे क्या है। जैसा कि अभी हमने देखा कि हिमाचल में और गुजरात में इलेक्शन हुए, गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन हुए, तो इसमें क्या सिर्फ 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी? नहीं, एक और पार्टी की एंट्री हुई है, जो बड़ी पार्टी हम कहेंगे, और भी रीजनल पार्टी है, बट एक पार्टी है जो कि जिसकी सरकार है पंजाब में बहुमत के साथ, मेजॉरिटी के साथ, दिल्ली में भी है, और फिर बनी नहीं है, गुजरात में उसने भी सीट हासिल करी है, 5 सीटें उसने गुजरात में हासिल करी है। तो रिजल्ट आ गया, अब पंजाब में भी सीट होगी, दिल्ली में भी सीट, सरकार है ही है, गुजरात में इसने 5 सीट जीत ही ली है, और हिमाचल प्रदेश में इसको वोट मिली है, इसको वोट कुछ मिले ही हैं, ऐसा थोड़ी है। तो क्राइटेरिया क्या होता है, यहीं से बनती है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। यानी कि नेशनल पार्टी वो होती है जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि हाँ इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे देना चाहिए, कि यहाँ एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, फिर या फिर ये कोई स्टेट पार्टी है। तो अभी हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि नेशनल पार्टी डिसाइड करने का, जो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी
एक मिनट, नेशनल पार्टी डिसाइड करने का क्या तरीका होता है? नेशनल पार्टी कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जिससे ये पता होता है कि ये एक नेशनल पार्टी है? पहला फैक्टर कि वो पार्टी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी हो, वो पार्टी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त की हो, ठीक है, या फिर 6% वैलिड वोट्स मिले हों किसी 4 स्टेट में, 4 स्टेट में, 4 स्टेट इन लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में, या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, या फिर एंड एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल, और उसके पास 4 MP भी हो इन, या फिर 4 स्टेट में हो, ठीक, और 6% वैलिड वोट्स मिले हों 4 स्टेट में लोकसभा के इलेक्शन में, या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन में। अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो उसको 4 MP जीते हुए मिले हों। तो अगर ये उसके पास है तो वो पार्टी क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे देगा। दूसरा फैक्टर क्या होता है कि won at least 2% of total seats in Lok Sabha from not less than 3 स्टेट। हाँ, मान लीजिए कि वो 2% सीट लोकसभा की उसने जीती हो, जनरल असेंबली की जीती हो 3 राज्यों से अधिक में, यानी कि अगर कम से 3 राज्यों से अधिक से वो सीट लाई हो 2% सीट। मान लीजिए कि 4 राज्यों से उसने 10 सीटें ले आई, तो भी क्या बन जाएगी? स्टेट पार्टी, क्योंकि हम अगर 500 सीट मान के चले जनरल असेंबली की तो 2% 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 सीटें अगर लाई 4 स्टेट से तो भी स्टेट नेशनल पार्टी बन जाएगी। फिर तीसरा फैक्टर कौन सा है? तो तीसरा फैक्टर, अब 2 ही फैक्टर थे जिसमें ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था और ये तीसरा वाला था, ठीक है। तो ये जो जितने भी फैक्टर हैं इससे डिसाइड होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है। अब हम देखेंगे कि नेशनल पार्टी कौन सी होती है, स्टेट पार्टी कौन सी होती है। स्टेट पार्टी अब हम देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनाने में। पहला क्राइटेरिया कि एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड एटलीस्ट 2 MLAs, ठीक है। जैसे कि लास्ट असेंबली इलेक्शन यानी कि स्टेट इलेक्शन होता है, जो असेंबली इलेक्शन होता है उसमें उसके कम से कम 6% वोट हो, या फिर 2 MLA उसने जीत रखे हों, तो वो पार्टी क्या कहलाती है? स्टेट पार्टी। दूसरा फैक्टर 6% वोट शेयर इन द लास्ट स्टेट इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट एंड एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट, ठीक है। देखिए, तो अगर कोई पार्टी 6% वोट गेन करती है इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट एंड एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट, यानी कि या तो 6% लोकसभा में सीट पाई वोट पाए हों उस स्टेट से, रिस्पेक्टिव स्टेट से, या फिर उस स्टेट में 1 MP उसने जीत रखे हों, तो भी उसको क्या मिल जाएगा? स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तीसरा फैक्टर यह है कि एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन, यानी कि 3% वोट या फिर 3 सीट स्टेट असेंबली के इलेक्शन में जो भी ज़्यादा हो,
यानी ये ज़्यादा हो चाहे ये ज़्यादा हो, जो भी ज़्यादा हो वो गोवा के केस में ऐसा हो सकता है, कम हो जाती है, तो उस पर 3% वोट मायने रखते हैं। ठीक है, यानी कि उसको 3% वोट मिल गए हैं, सॉरी 3% ऑफ टोटल सीट्स, 3% ऑफ टोटल सीट्स एंड 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन लास्ट असेंबली इलेक्शन, तो वो पार्टी क्या बन जाती है, स्टेट पार्टी बन जाती है। चौथा फैक्टर, एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड इन द स्टेट इन लोकसभा, यानी कि अगर उसी स्टेट में 25 सीटें हैं तो उसमें अगर एक MP वहाँ का है तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा हम दे देंगे, ECI कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पांचवा फैक्टर, एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन। और हाँ, पांचवा बहुत आसान है कि 8% वोट उसे मिले हो, 8% वोट मिले हो, वो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हुआ हो या फिर स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ हो, उसमें 8% अगर वोट मिलते हैं तो उसे क्या मिल जाएगा, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया सेंट्रल एशिया आउटरीच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आज से कि इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से मायने से, और इसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो वन लाइनर होती हैं, वो CDS में पूछ लेता है, फिर NDA में भी और SSC के एग्जाम्स में भी, तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो अभी दिल्ली में हमारे दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी, उन्होंने मीटिंग करी थी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, जिसमें पहली कंट्री है कजाकिस्तान, दूसरी है किर्गिस्तान, तीसरी है ताजिकिस्तान, चौथी है उज्बेकिस्तान, फिर पांचवी है तुर्कमेनिस्तान। इन पांचों कंट्री के मिनिस्टर्स के साथ, काउंटर पार्ट्स के साथ इन्होंने मीटिंग करी है और इस चीज़ पे जोर दिया है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम अपने रिश्ते अच्छे करें, जो भी फॉरेन पॉलिसी है उसको अच्छे करें और जो भी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको हम अच्छे करें। तो हम देखते हैं क्या हुआ है। तो इसमें इन्होंने बात करी है, जो भी काउंटर पार्ट्स हैं उसने बात किया है। तो इन्होंने जो इंडिया है, जैसे यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो इनके बीच डायलॉग स्थापित हुआ। तो इसमें बात ये हुई कि सिक्योरिटी से लेके ये हुआ कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन आफ्टर द तालिबान, सिक्योरिटी कोऑपरेशन आफ्टर तालिबान मीन्स कि जो भी पिछले साल अगस्त में हुआ अफगानिस्तान में, जबकि तालिबान ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, तो उस लिहाज से कि अगर कोई कुछ भी हो हम एक दूसरे का साथ देंगे और हम दूसरे का सहयोग करेंगे किसी भी मामले में, सिक्योरिटी के मामले में। दूसरा, तो काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस इन द रीजन, टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, मतलब ये कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो दिन प्रतिदिन हर जगह बढ़ता जा रहा है, एटलीस्ट इन द इंडियन ओशन रीजन एंड अरेबियन सी वाला रीजन, और अपने हिसाब से एशिया में तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो चाइना की जो भी डेट ट्रैप पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये कहा है कि
हम आपका सहयोग करते हैं, चाइना को मत बीच में लाइएगा, ठीक है? कोई भी हेल्प चाहिए हमसे बोलिएगा, हम हैं आपके पास, हम करेंगे। तो इस वजह से अपने 5 सेंट्रल इंडिया जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनके साथ इंडिया अपने रिश्ते अच्छे कर रहा है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि प्लान फॉर कनेक्टिविटी विथ यूरोप, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। प्लान फॉर कनेक्टिविटी विद यूरोप, मतलब ये कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया हम सपोज करते हैं ये रहा, ये रहा इंडिया, ठीक। यहाँ पे जो हमारा रास्ता ये यहाँ पड़ता है यूरोप, तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है, इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान। तो जो हमारा यूरोप जाने का रास्ता है वो फिलहाल अभी यहाँ से है, ऐसे निकल के हम स्वेज कैनाल से होते हुए इधर जाते हैं यूरोप में। पर अगर हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बात अगर बन जाती है, अच्छे रिश्ते हो जाते हैं, तो हमारा पैसेज यहाँ से अफगानिस्तान निकल के और फिर वहाँ से चले जाने का होगा, या फिर यहाँ से चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान के रास्ते फिर चले जाते हैं। तो ये बेनिफिट होगा कि कनेक्टिविटी यूरोप के साथ हमारी अच्छी हो जाएगी, जिससे हम ट्रेड कर पाएंगे। अगला रीज़न क्या था कि अगला रीज़न ये है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो एक कॉरिडोर बन रहा है, जैसे यूरोप है और एशिया है इधर, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया है, तो यहाँ पे एक कॉरिडोर बन रहा है, यानी कि एक रास्ता बन रहा है, ऐसा रास्ता जो कि इधर से इधर ट्रेड होगा, फिर इधर से इधर ट्रेड होगा। तो इस कॉरिडोर में ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज आते हैं, तो यानी कि हमारे रिश्ते इंडिया से यहाँ के अच्छे होंगे, तो यूरोप जाने का रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, वन ऑफ द मेजर थिंग जो हमारी रशिया से डील है, रशिया से हम क्या लेते हैं, नेचुरल गैस लेते हैं, ऑयल लेते हैं। तो एक पाइपलाइन आ रही है, तापी पाइपलाइन, ठीक, तापी पाइपलाइन। तो तुर्कमेनिस्तान इसका एक पार्ट है, यानी कि जो रशिया से इंडिया आती है पाइपलाइन, उसमें तुर्कमेनिस्तान भी बीच में पड़ता है, जिससे पाइप गुजर के आती है। तो अगर हमारे रिश्ते तुर्कमेनिस्तान से अच्छे होंगे तभी तो पाइप वो आने देगा, नहीं तो बाद में झगड़ा करेगा कि यार तुम नहीं ले जा सकते, ऐसे कैसे ले जा सकते हो, ये है वो है। अगर चाइना का इन्फ्लुएंस पड़ गया तो चाइना ने इन्फ्लुएंस कर दिया कि इसे तुम हटाओ, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, उसका तो लालच है, लालच लेने उसको तो बहुत अच्छे से आता है। तो ये बातें हुई। तो और बात ये हुई कि अगर फ्यूचर में देखा जाए तो बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। पहला कि हम 2 सालों में मीटिंग करेंगे, हम मीटिंग रेगुलर करेंगे, ट्रेड और फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे मिलते रहेंगे। और जो पहली बात ये इंडिया ने कही है कि जो हमारा चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट ईरान में, जिससे हम अपना काम करते हैं, तो उसको बोला है साउथ एशियन कंट्रीज़ को कि भाई साहब आप लोग भी क्या करते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से इसको लालच देने का हुआ साउथ एशियन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कि भैया लालच में पड़ जाए और हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए, यानी कि तुम कुछ दोगे तो हम भी कुछ देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये रहा। फिर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी इंटरनेशनल इशू पे ही है। जैसे कि अभी हमने श्रीलंका को देखा, बैंकरप्ट हो चुका है, श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है, कुछ अपने पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से, और कुछ कोविड की वजह से, जिसकी वजह से टूरिज़्म इनका फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये टूरिज़्म बेस्ड कंट्रीज थी, इसका ज़्यादातर हिस्सा टूरिज़्म से आता था, तो ये बैंकरप्ट हो गए। तो श्रीलंका ने कहा है कि बचा कौन, इंडिया। इंडिया ने बहुत हेल्प करी है, इंडिया ने तेल भेजे, अनाज भेजे, सब कुछ भेजा जब इन्फ्लेशन वहाँ बहुत हाई था। तो श्रीलंका ने कहा है कि जो भी हमारे ठप पड़े एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको हमें रीस्टार्ट करना है, यानी कि हमें उसको बातचीत करके और फिर हम रीस्टोर करते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी बूस्ट होगी,
हम रिवाइव कर पाएंगे और हम अच्छे से काम कर पाएंगे, हम अपनी जनता को काम करा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज बात हुई है यहाँ पे हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यानी कि आप हमें इकोनॉमिकली भी हेल्प करिए, ठीक है, इकोनॉमिक जो ट्रेड है वो उस पर भी हेल्प करिए, और हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हेल्प करिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे तो हैं ही। टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करिए, इकोनॉमिकली भी हेल्प करिए। इससे क्या होगा कि आप जब हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा, उसमें प्रॉफिट आप भी पाएंगे। टेक्नोलॉजिकली हेल्प करेंगे, जैसे डिफेंस के सेक्टर में क्या है कि अगर हम इनको हथियार बेचेंगे तो फिर इनको हमें हथियार बेचेंगे, फिर इनको हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, इनको हम बनाना सिखाएंगे। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर जो भी पार्टनरशिप है। इसके अलावा एक चीज़ और बात हुई है, इन्होंने कहा है कि हमें फ्री ट्रेड, ये रहा फ्री ट्रेड यानी कि इंडिया और श्रीलंका फ्री में ट्रेड करेंगे। मतलब कि इंडिया का सामान अगर श्रीलंका में जाएगा तो श्रीलंका कोई टैक्स नहीं लगाएगा। अगर श्रीलंका का सामान कोई इंडिया में आता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो श्रीलंका अब देखते हैं, शायद बात होनी है, हो जाए, सब रिवाइव हो जाए, हम तो यही चाहेंगे। तो श्रीलंका भी रिवाइव करना चाहता है, और जो श्रीलंका का दो ही पार्टनर है, श्रीलंका जो मेजर इंपोर्ट करता है वो या तो करता है इंडिया से या फिर करता है चाइना से। चाइना की उसने हालत देख रखी है, उसने हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, फिर उसको लोन दे के उसी का डेवलपमेंट करा रहा है और कह रहा है भाई डेवलप हो जाओ। उसी पे तो सरकार में भी बहस हो गई थी जब क्राइसिस हुआ था, उससे पहले ये भी रीज़न था। तो चाइना से उसने पहले नहीं गया है, इंडिया गया है, फिर वो IMF भी गया है। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में गया है, तो वहाँ पे उसने पैसे मांगे हैं, शायद उसको पैसा मिल भी गया है। तो इधर उधर से अपनी हेल्प कर रहा है, अब आया है इंडिया के पास, तो इंडिया से भी हेल्प मांग रहा है। तो ये थी आज की खबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कीप सब्सक्राइबिंग, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे सपोर्ट करें। अगर मेरे कॉन्सेप्ट सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो कृपया शेयर करें, और मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।